रेडी स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा 287 लाख अशिक्षित वयस्कों की संख्या है। ये आंकड़े देश में शिक्षा के क्षेत्र में चौंका देने वाली असमानता की ओर इशारा करते हैं। वर्ष 1991 से 2006 तक अशिक्षा का स्तर 63% तक बढ़ा है। एक उच्च साक्षरता किसी भी राष्ट्र को वैश्विक मंच पर अन्य राष्ट्रों के साथ बराबरी पर लाने के लिए अनिवार्य आवश्यकता होती है। कोई भी राष्ट्र स्थिर आर्थिक दर किंतु नीची साक्षरता दर के साथ होनहार राष्ट्र नहीं माना जाता। आखिरकार शिक्षा नागरिकों को सुनिश्चित किया जाने वाला मौलिक अधिकार है। इसके अलावा इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि भारत वह देश है जहां असमानता इस हद तक है कि एक राज्य ने 90% से ज़्यादा साक्षरता दर को प्राप्त कर लिया है और वहीं दूसरी तरफ ऐसे राज्य भी हैं जहां साक्षरता दर अभी भी निराशाजनक है। साक्षरता को सीखने और पढ़ने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक उभरती अवधारणा है जो न केवल मुद्रित पाठ को अच्छे से समझने की क्षमता पर बल्कि साथ में दृश्य संस्थाओं और तकनीकी जागरूकताओं पर भी जोर डालती है। यह एक बहुआयामी अवधारणा है जो वैश्विक दुनिया में विकास के संदर्भ में इसके नए मानकों को जोड़ने पर लगी रहती है। यूनेस्को के अनुसार साक्षरता पहचानने, समझने, टोकने, निर्माण करने, वार्तालाप करने और अलग अलग संदर्भों के साथ जुड़े मुद्रित और लिखित सामग्री के प्रयोग से गणना करने की क्षमता है। साक्षरता में एक सामर्थ्यकारी व्यक्ति में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने ज्ञान और संभावित विकास और पूरी तरह से अपने समुदाय और बाहरी समाज में भाग लेने के लिए सीखने की निरंतरता शामिल है। भारत में अशिक्षा एक समस्या है जो इसके जटिल आयामों के साथ जुड़ी हुई है। भारत में अशिक्षा उन विभिन्न असमानताओं के आयामों में से एक है जो देश में अस्तित्व में है। यहाँ लिंग असमानता, आय असमानता, राज्य असंतुलन, जाति असंतुलन और तकनीकी बाधाएं हैं जो देश में साक्षरता की दर को निर्धारित करती है। भारत के पास सबसे बड़ी निरक्षर आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 82.14% और 65.46% महिलाओं की साक्षरता है। कम महिला साक्षरता भी लिखने और पढ़ने की गतिविधियों के लिए महिलाओं के पुरुषों पर निर्भर रहने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार इसने एक दुष्चक्र का रूप ले लिया है। फिर यह कोई नई अवधारणा नहीं है कि धनवानों के पास गरीबों से बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं हैं। निर्धन व्यक्ति कुशलता और ज्ञान की कमी के कारण अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए स्वयं को अकुशल मजदूर के कार्यों में शामिल रखते हैं। इस प्रकार उनका ध्यान शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर आय अर्जित करने पर केंद्रित हो जाता है, जिससे कि वे समाज में
जीवित रहने के लिए सक्षम हो सके। वे राज्य जो शिक्षा पर अधिक खर्च करते हैं उन राज्यों के मुकाबले में उच्च साक्षरता दर को रखते हैं जो शिक्षा पर कम खर्च करते हैं। इस मामले में केरल एक ऐसा ही राज्य है। इस राज्य ने प्रत्येक सदस्य पर $685 खर्च किए हैं जो इसका शैक्षिक स्तर भी बताता है। निराशाजनक साक्षरता दर के मुख्य कारणों में से एक यह अपर्याप्त स्कूल की सुविधा है। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ अक्षम और अयोग्य है। बच्चों के द्वारा स्कूलों को छोड़ने को प्रेरित करने वाला एक और कारण उचित स्वच्छता की कमी है। एक अध्ययन ने स्पष्ट किया है कि 29% स्कूलों में पानी पीने की सुविधा नहीं है। वहाँ शिक्षकों की भी कमी है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और इस प्रकार वर्ष 2003 में संविधान में शिक्षा का अधिकार 83वें संवैधानिक संशोधन 2000 के तहत शामिल किया गया। इसके बावजूद देश संविधान के 45वें अनुच्छेद के प्रभाव से आने के बाद भी 10 से 14 साल की आयु वाले बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान नहीं कर सका। देश में शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सी अन्य योजनाओं को भी लागू किया गया। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना को घोषित किया गया था कि पूरे देश में विशेष रूप से युवा आबादी के बीच निरक्षरता की समस्या को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा एक साक्षर समुदाय के निर्माण के लिए प्रयास किए गए। इसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक 41% की साक्षरता को प्राप्त करना था। 1992 की शिक्षा नीति 21वीं सदी के आगमन से पहले 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी प्रदान करती थी। एक ऐसी नीति है जो आज धूल फांक रही है क्योंकि ये प्रचलित अशिक्षा और बच्चों को स्कूल में लाने रोकने में सक्षम नहीं हो पाई है।